देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, बेसिकली आप सबको भली भांति तरीके से पता है कि यूजीसी नेट सोशल वर्क का एग्ज़ाम जो है 18 जून 2024 को है, फर्स्ट शिफ्ट में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में। और एडमिट कार्ड आ चुका है। मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड निकाल भी लिया होगा, है ना। ये जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, ये पीडीएफ समाजकारी यूनिट नंबर 2 से मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट विद्वान हैं उनके बारे में, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उनकी किताबें हैं, उसको मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है आप सभी के लिए, है ना। तो अभी किताबों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आज मॉर्निंग आफ्टरनून वाली क्लास में मैंने आप लोगों से जो है समाज सुधार आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट जो था वो बताया था। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, दर्शन को लेकर। साथ ही साथ समाजकारी के कुछ विद्वानों के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था जो आफ्टरनून वाली क्लास में, है ना। समाजकारी के मूल्य को अमूर्त एवं साधन स्वरूप में अगर किसी विद्वान ने इस चीज़ को क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकृत अगर किया है, तो वह हर्बर्ट बिश्नो है। वो हर्बर्ट बिश्नो है, समाजकारी के मूल्य और अमूर्त साधन स्वरूप के रूप में। ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। वैल्यूज़ का मतलब जो समाजकारी की वैल्यूज़ है, जो बेसिकली मानदंड हैं, और साधन जो रिसोर्सेज हैं, उसके स्वरूप अगर किसी ने उस व्यक्ति क्लासिफिकेशन किया है समाजकारी के दर्शन में, तो वो नाम आता है हर्बर्ट बिश्नो का। और ये मैंने आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आ रहा है। DSSB के अगर आप क्लास में यहाँ पे जुड़े हुए हैं या MP सेट या MP PSC के स्टूडेंट हैं, तो इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, तो इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आती है वो आती है प्रकार्यवाद में। कहाँ पर आती है? प्रकार्यवाद में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रकार्यवाद में तो कई विद्वान हैं, फिर इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रकार्यवाद में एक यूनिक जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन एक अंग्रेज सामाजिक मानव विज्ञानी थे। ये अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन महोदय कहाँ के रहने वाले? आप कह सकते हो ब्रिटेन, यानी अंग्रेज समाज मनोविज्ञानी रहे हैं ये। इन्होंने संरचनात्मक, कार्यात्मक और सह विकास का सिद्धांत विकसित किया है। इनके 3 सिद्धांत हैं। तीनों सिद्धांत मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखिए, मेरी क्लास जब भी आप सभी लोग ले, कॉपी पेन अवश्य अपने पास रखें। तो मैंने आपसे कहा, एक आपके सामने सिद्धांत है संरचनात्मक सिद्धांत में इनका नाम आएगा। दूसरा एक सिद्धांत आएगा कार्यात्मक में, ठीक है। तीसरा एक सिद्धांत रिप्रेजेंट होगा आपका सह विकास में, ठीक है। आवाज़ मेरी क्लियर है ना? अगर आवाज़ अगर स्लो होगी तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा। क्लियर है? प्लीज़ स्पष्टीकरण करिए। यस सर, क्लियर। जी सर। ओके। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि संरचनात्मक और कार्यात्मक और सह विकास का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत किसने दिया? रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया। समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार, समाज का प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस की बात हम करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, समझिए ये पॉइंट, ये कीवर्ड है ना। प्राकृतिक विज्ञान का विचार किसने प्रतिपादित किया है? प्रतिपादित किया है, तो नाम हमारे सामने अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है ना। आपको एक शब्द और बताता हूं, यूफोरिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया? यूफोरिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? सामाजिक कल्याण के रूप में अगर कोई शब्द अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का है तो वह है यूफोरिया। यूफोरिया शब्द का प्रयोग एक सामाजिक कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में? सामाजिक कल्याण के रूप में, ठीक है। ये भी कीवर्ड है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इनकी एक किताब बड़ी फेमस रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। यहाँ तो मैंने बेसिकली MP सेट की स्टूडेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया, अदरवाइज मैं इनका
बुक लेता भी नहीं, केवल एक बुक है इनकी, और यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। सन 1940 1940 में प्रकाशित हुई ऑन जोकिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संबंध में। संरचनात्मक दावों का समर्थन देने के लिए उदाहरण की एक श्रृंखला का उपयोग किया था इन्होंने, एग्जाम्पल का। तो सन 1940 में ये ब्राउन का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। बस उसके बाद एक टीबू करके किताब था, टीबू करके, जो द फ्रेजर लेक्चर के रूप में रिप्रेजेंट हुआ था, वो एक आया था 1939 में, इससे एक साल पहले आया था बस। बाकी और इनका देखो एक किताब ये भी थी, द अंडमान आइसलैंडर्स के बारे में एक किताब आई थी, द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्रिब्यूज करके आई थी। देखिए यहाँ पे वर्ष नहीं है, मैं आप सबकी 20 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एमपी सेट की, वहाँ पर आपको ये एक PDF और बनी हुई है जहाँ आपको वर्ष मिलेगा, ठीक है, एमपी सेट में। और उसके बाद एक किताब इनकी आई तो टीबू द फ्रेजर लेक्चर करके, है ना, और ये 1939 में। मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी करके किताब आई। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव जो है, इन प्रिमिटिव सोसाइटी करके आई किताब। अब ये किताब नाम आएगा, वर्ष नहीं आएगा, आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने परीक्षा में इनका नाम सुना होगा, देखते भी होंगे, टालकाट पार्सन करके आता है परीक्षा में। टालकाट पार्सन बड़े फेमस पर्सन। फंक्शनल्स या फंक्शनलिज्म और पार्सन्स का नाम बड़ा फेमस रहा है, और वो नाम आता है प्रकारीवाद में। प्रकारीवाद में जब मैं बात करता हूँ तो शास्त्रीय परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे। किसी बच्चे ने, जब मैं लास्ट टाइम में आप लोगों को प्रकारीवाद और संरचनावाद पढ़ा रहा था, तो कोई बच्चा बोला था वहाँ पर टालकाट पार्सन का नाम, तो मैंने वहाँ पर बता भी दिया था कि वो विद्वान फ्रांस के हैं और ये विद्वान कहाँ के हैं, अमेरिका का है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे इनको एलिमेंट कर दिया था। फिर भी आप याद रखेंगे कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत संरचनात्मक, कार्यात्मक और प्रकार्यवाद के विचार के रूप में अगर किसी को जाना गया है तो टालकाट पार्सन है। मैं नोट करता हूँ, सोशल क्रिया का सिद्धांत नंबर 1, सोशल एक्शन इसके यहाँ पे लिखा हूँ। नंबर 2 पे बात करता हूँ तो वो आएगा संरचनात्मक। नंबर 3 पे बात करता हूँ तो वो शब्द आता है कार्यात्मक। नंबर 4 पर बात करता हूँ तो वो शब्द आता है प्रकार्यवाद। इनका विचार बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता, और इन्होंने कहा भी है सामाजिक संरचना को एक क्रमबद्धता के रूप में रखा जाए। ये इस सामाजिक संरचना को क्रमबद्धता के रूप में रखा जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पार्सन्स ने जब प्रकार्यवादी की बात किया, इस प्रकार्यवाद में बेसिकली इनके 3, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ 3 ऐसे उदाहरण थे जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते थे, और मैंने आपको बताया भी है, और इससे एक बार केवल सवाल आया हुआ है यूजीसी नेट में, वो भी सोशल वर्क में एक बार आया हुआ है। पार्सन्स ने एक तो व्यापारिक सौदे के बारे में बताया है, व्यापारिक सौदे के बारे में बताया है। दूसरा इन्होंने मूल्य मैतक के बारे में बताया है, मूल्य मैतक के बारे में बताया है। तीसरा एक शब्द इन्होंने बताया है जो समाज कार्य यूजीसी नेट में आ चुका है पेपर में, और वो था ये, समाज को एक व्यवस्था, समाज को एक व्यवस्था। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ कह रहे हो क्या, बोलिए। अरे एक बार बोलते हो फिर चुप हो जाते हो, हैबिट है आपकी। सर कोई अनम्यूट था सर। अच्छा, ये गलत करते हो ना। अभी मुझे लगा कोई बोल रहा है, क्लास चल रही है, इतना रिदम में चल रही है, अब आके ब्रेक कर देना, मेरा भी वो जो रिदम बनी होती है वो भी खराब हो जाता है, रैंडम, है ना। आगे बात करते हैं, टालकाट पार्सन्स महोदय की कुछ प्रमुख बेसिकली किताबें थी। टालकाट पार्सन्स बड़े फेमस पर्सन है भाई, आपको मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस पर्सन को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। परीक्षा में यह आएगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्सन्स, ठीक है। अब देखिए टालकाट पार्सन्स महोदय के बारे में बात करते हैं तो कुछ इनकी बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना। द सोशल सिस्टम एक है, द सोशल सिस्टम 1951 में टालकाट पार्सन्स महोदय के द्वारा ये किताब प्रकाशित हुई। तो आप कह सकते हो कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में 1951 में बताया। सिस्टम
ऑफ मॉडर्न जो है सोसाइटीज 1971 का है, 1971 का है। जितने भी क्लास में बच्चे आ रहे हैं वो सभी बच्चे क्लास में आते ही म्यूट हो जाएं प्लीज़। थर्ड एक किताब इनकी बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया और वो किताब थी बेसिकली रिप्रेजेंट की गई अमेरिकन करके नाम, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ थ्योरी ऑफ द सोशल कम्युनिटी को लेकर, सोशल कम्युनिटी को लेकर। हालांकि ये किताब की बात अगर मैं करता हूँ तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सामाजिक समुदाय है ना उसमें ये सवाल बन जाता है। अमेरिकन सोसाइटी को लेकर, इंडियन सोसाइटी को लेकर बात नहीं किया इन्होंने, कहा थ्योरी ऑफ सोशल कम्युनिटी, इन्होंने अमेरिका सोसाइटी को लेकर बात किया इस किताब में। तो ये फैक्ट वाइज प्रश्न बनाएगा और ये किताब प्रकाशित हुआ 1968 में। वहीं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी करके, इकोनॉमी एंड सोसाइटी बड़ी फेमस रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा 1970 ये पीडीएफ में ऐसे ही सेव करूंगा, आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, निश्चिंत रहें। देन अगर मैं बात करता हूं तो फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शंस प्रोसेस की बात करता हूं। फैमिली, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जहां रिप्रेजेंट किया गया है एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो वो शब्द है सोशोलॉजी करके, जहां फैमिली शब्दों को प्रस्तुत किया गया है, परिवार के साथ रिप्रेजेंट किया गया सोशलाइजेशन और इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया की, अंतःक्रिया इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, अंतःक्रिया, व्यक्ति की जो आंतरिक समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं पर विचार विमर्श करना, तो परिवार, साथ ही साथ समाजीकरण। तो देखिए परिवार जो है एक समाज की इकाई है, तो उस परिवार में आप सामाजिकरण प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, उस परिवार में आप इंटरेक्शंस प्रोसेस यानी अंतःक्रिया की प्रक्रिया का भी संचालन कर सकते हैं। दैट इज राइट। और ये प्रश्न की बात अगर मैं करता हूं तो ये परीक्षा में अगर पूछा जाए आपसे तो सन 1955 का वर्ष बताइएगा कि ये किताब 1955 में आ चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब। द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोशल एक्शन सन 1937 में किताब, ये IMP के रूप में नोट करिएगा, सबसे ऊपर रख लीजिएगा या आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए या आपके पास मार्क है तो उस पर मार्क चला लीजिए, मार्क पेन। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये इतनी किताब है जो टालकाट पार्सन्स महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात इन्होंने प्रकारीवाद शब्द हो गया, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत हो गया, संरचनात्मक हो गया और कार्यात्मक हो गया, ऐसे विचारों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, बस इतनी प्रक्रिया इसमें आएगा। अब इससे बाहर टालकाट पार्सन से क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, 18 तारीख को अगर बनाएगा तो इसी के अंदर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न तो आना था है, एक प्रश्न वही मर्टन भी रखेगा। देखो या तो मर्टन से सवाल बनेगा या टालकाट पार्सन से बनेगा या मेलिनोवस्की से बनेगा, ठीक है, या अब्राम फ्लेक्शनर से बनेगा, इन चारों को एक बनाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और इन्हीं में से कोई एक सही होगा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूनिक के रूप में भी आ सकता है, जिसे संदर्भ समूह वगैरह शब्दों के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र कर रखा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रकारीवाद में तो प्रकारीवाद में ये बंदा पीछे नहीं है, रॉबर्ट किंग मर्टन भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। मैं आपको बता दूं समाजशास्त्र के संस्थापक के पिता किसे कहा जाता है, जरिए बताइए जवाब प्लीज। समाजशास्त्र का जो संस्थापक का पिता है वो किसे माना जाता है, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें। कामटे ये 18 तारीख को एग्जाम है और ये रहेगा सिस्टम, तो कैसे चलेगा। समाजशास्त्र के संस्थापक की प्रक्रिया में मैंने पूछा है आप लोगों को, मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, बात को ध्यान से सुन लीजिए। समाजशास्त्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पदक से अगर किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है ना तो वह व्यक्ति है रॉबर्ट किंग मर्टन, पहला, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि इन्हें समाजशास्त्र का संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है, RK मर्टन को। इन्होंने प्रकारीवाद और भूमिका तनाव बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, भूमिका तनाव,
भूमिका, तनाव जैसी अनेक अवधारणाएं विकसित किया है। और इन्होंने प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख अगर किसी किताब में किया है तो उस किताब का नाम नोट करिए। प्रिंसिपल, आवाज क्लियर है? प्लीज स्पष्टीकरण करिए। जी सर क्लियर है। सोशियोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्या किताब का नाम क्या होगा? ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, आर.के. मर्टन। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक के रूप में आर.के. मर्टन महोदय रिप्रेजेंट होंगे। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर इसके बारे में यहाँ पर अवश्य याद रखेंगे, मर्टन के बारे में। आपको बता दें, यहाँ पे आर.के. मर्टन महोदय ने पहली बार जब इस किताब को प्रकाशित किया, ठीक है, तो सन 20वीं शताब्दी का वर्ष माना जाता है। कहीं कहीं किताबों में आपको इसकी किताबों को लेकर जब जिक्र करेंगे तो 1926 भी मिलेगा। आर.के. मर्टन की ही बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, है ना। इनके विचार बेसिकली कहीं ना कहीं अलग अलग किताबों में भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की ये किताब याद रखिए, बस इतनी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे ये पूछा जा सकता है। किताब का नाम सर प्रिंसिपल्स। जी, अगर अगर समाज कार्य का जो संस्थापक पूछेंगे तो अगस्त काम्टे लगाना है, अगर पिता पूछेंगे तो रॉबर्ट किंग मर्टन को लगाना है। मैं समझा नहीं, फिर से समझाइए एक बार, क्या कह रहे हैं आप? अगर सर सोशियोलॉजी के संस्थापक के रूप में किसी का नाम आएगा तो अगस्त काम्टे का आएगा संस्थापक के रूप में। हाँ मैं क्लियर कर रही हूँ सर, मैं कंफ्यूज हूँ, बस बताइए क्लियर बताइए कर दीजिए बताइए बात बताइए, को। क्या कर रहे हो? हाँ, तो अगर पिता के रूप में पूछेगा तो रॉबर्ट किंग मर्टन को लगाना ठीक है। है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हैं। समाजशास्त्र के जनक, जैसा कि आप सब लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगर किसी व्यक्ति को जाना गया है तो वो अगस्त काम्टे महोदय हैं। तो कहीं कहीं आप लोग जनक पिता एक ही शब्द को रिलेट कर लेते हैं, ऐसा किताबों में भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं। या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ये बात है। लेकिन प्रकार्यवाद में जो समाजशास्त्र का संस्थापक है वो आपका अगर जनक के रूप में, पिता के रूप में आता तो आर.के. मर्टन होगा वो। अब समझ ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। यहाँ आपको इस प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अदरवाइज जनक और पिता समाजशास्त्र के रूप में जिक्र हो रहा है तो अगस्त काम्टे ही जाएंगे वहाँ पे, गलत ऑप्शन नहीं होगा वो आपका सत्य ऑप्शन होगा। मैंने आपको प्रकार्यवाद के पॉइंट के अंतर्गत बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसकी प्रक्रिया में अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने साथ ही साथ मर्टन के द्वारा, आपको बता दूं कि प्रकार्यवाद जो या प्रकार्य जो होता है वो सार्वजनिक उत्सव का या सम्मेलन का रूप होता है। प्रकार्य व्यवसाय के रूप में कार्य करता है। प्रकार्य जो है गणित शास्त्रीय प्रकार में कार्य करता है, मैथमेटिकल में भी काम करता है। तो इसी के आधार पे मर्टन ने प्रकार्य के दो आधारभूत अर्थ दिए थे, दो अर्थ दिए थे प्रकार्यवाद का। उन अर्थों को एक बार सुन लीजिए बस। एक सावयवी व्यवस्था के रूप में था, सावयवी व्यवस्था के रूप में था। दूसरा सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत, ये तो व्यवस्था के रूप में है, और दूसरा जो सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में है, रिजल्ट के रूप में है। तो ये था प्रकार्य के आधारभूत अर्थों के रूप में। नाम आता है फिर वहां पे रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट किंग मर्टन ने कुछ किताबों को प्रकाशित किया, जैसे सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर सन 1949, सन 1949 है कि नहीं। फोकस्ड, एक यहाँ पर द फोकस्ड इंटरव्यू होता है, ये द फोकस्ड इंटरव्यू की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट किया गया, बेसिकली मैनुअल था ये 1956 का। द सोशोलॉजी ऑफ साइंस थ्योरेटिकल की बात करते हैं हम लोग, नाम रिप्रेजेंट हो रहा है आपके सामने क्या, दी सोशोलॉजी ऑफ साइंस, और ये आप ध्यान रखिएगा सन 1960 का।
1962 का, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। और यहाँ पर एक शब्द और रिलेट करा गया है क्रिमिनोलॉजी करके। बेसिकली एक क्रिमिनोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए क्रिमिनोलॉजी को। और उसके बाद फैक्टर जो है डिटरमिनिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं इसे भी आप हटा दीजिए। ये फैक्टर्स बेस्ड प्रक्रिया पे है, कारक वाली जो क्रियाएं हैं उस पर रिप्रेजेंट किया गया है ना, बस। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताया है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप सभी लोग, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड एनोमी करके आता है। देखो एनोमी की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था, प्लीज एक बार बताइएगा। दुर्खिम ने। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी की बात कर, एन है ये, है ना, आर्टिकल एन है। अगर मैं एन की बात कर रहा हूँ तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने ये इस किताब को सन 1938 में दिया था, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा फेमस रहा है। प्लीज़ तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। STT नाम सुना है, फुल फॉर्म एक बार UGC नेट में आ चुका है सवाल, STSS, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। पहले तो फुल फॉर्म बताइए, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। और सही जवाब आपने यहाँ पर दिया है, मुझे सही जवाब दिया है। ये पुस्तक है और ये पब्लिश हुई थी कब? 1949। आगे बढ़ेंगे। देखिए लेविस स्ट्रॉस का नाम है, मैं थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र करूंगा, ज़्यादा यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं। लेविस स्ट्रॉस पेपर में आता है, ऑप्शन में ज़रूर आता है ये, है ना। लेविस स्ट्रॉस बहुत ही फेमस पर्सन। और यहाँ अगर मैं इसके बारे में आप लोगों से जिक्र भी कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको समझे रखिएगा। जर्मन अमेरिकन एक बिजनेसमैन है ये, क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, और फ्रांसिस मानवविज्ञानी और नस्ल विज्ञानी के रूप में इनको जाना जाता है। लेकिन लेविस स्ट्रॉस का सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है रचनावाद में। मैंने आपको सम्मिलित कर, जब मैं पेपर करवाता था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो सम्मिलित करने वाले में कुछ जगह पे लेविस स्ट्रॉस का नाम आप लोगों ने मैच भी किया था, है ना। तो संरचनावाद के बारे में इनकी भूमिका देखने को मिलती है। जेम्स जॉर्ज एक फ्रेजर हैं, उन्हीं के साथ ये लेविस स्ट्रॉस, किसके साथ? जेम्स जॉर्ज फ्रेजर एक विद्वान है, इन्हीं के साथ एक आधुनिक मानव, क्या, कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा, आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा गया। आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा गया किसको? लेविस स्ट्रॉस को। और इन्होंने एक अलायंस थ्योरी का प्रतिपादन किया। किसका? अलायंस थ्योरी। पेपर में सवाल बना सकता है, नया नाम है अलायंस थ्योरी का प्रतिपादन। जिन बच्चों ने समाजशास्त्र से पढ़ाई किया होगा उन्होंने अलायंस थ्योरी के बारे में देखा होगा, लेकिन सोशल वर्क के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं। कुछ मेन विद्वान जैसे मर्टन हो गए, दुर्खिम हो गए, टालकाट पार्सन्स हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ऐसे विद्वानों के, मैक्स वेबर वगैरह के हम लोग सोशल वर्क में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा इसलिए मैं डीप में जा रहा हूँ आप लोगों को मेन पॉइंट, क्योंकि ये सब विद्वान ऑप्शन में आते हैं। इसलिए भाई UGC नेट का पेपर है 18 तारीख को, कहीं से कोई भी सवाल बना सकता है फैक्ट वाइज, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट आता है। सामाजिक संरचना के प्रमुख 3 तत्व हैं और तीनों तत्व लेविस स्ट्रॉस के हैं। सवाल बनाने की पूरी संभावनाएं हैं तीनों से। कौन कौन से 3 हैं यहाँ पे लिखिएगा। सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व, सोशल स्ट्रक्चर के प्रमुख एलिमेंट या घटक या कंपोनेंट या तत्व या अंग, कई नाम है इसके। नंबर 1 अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक आता है आप सभी लोगों के लिए, संरचनाएं
अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है। संरचनाएं अंतर संबंधित तत्वों से बनती है, इसलिए ये कहता है कि भाई संरचनाएं अंतर संबंधित हैं। दैट इज राइट। आपका ये पहला तत्व रहेगा। संरचनाओं के बारे में जो स्ट्रक्चर्स है ना, हर एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, अंतर संबंधित हैं, उनसे रिलेटेड है। तो उस क्रियाओं को इसने कहा ये तत्व है, एक एलिमेंट है ये सामाजिक संरचना का। और दूसरा, इन्होंने संरचनाओं को रूपांतरण किया। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, प्लीज स्पष्टीकरण करिएगा। रूपांतरण, रूपांतरण का भाषा है बदलना। सॉरी, फिर से बताइए। रूपांतरण, बदलना, बदलना। ओके। रूपांतरण का अर्थ होता है, मैडम एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, मॉडिफिकेशन। आपने बताया मुझे बदलना, परिवर्तन, चेंजेस, ठीक है। कन्वेंशंस भी हम शब्दों को रिलेट करा सकते हैं, कई अर्थों में दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए कि संरचनाएं, संरचनाएं रूपांतरणों, रूपांतरणों को सम्मिलित करती है। क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। कहने का आशय मेरा ये है कि संरचनाएं जो होती हैं वो मॉडिफाई होती है। देखो कभी भी अगर आप सोशल वर्क काम करेंगे, चाहे आप किसी एनजीओ में काम करें, चाहे आप कहीं पर भी हॉस्पिटल में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो रूपांतरण का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपके स्किल में, आपकी थ्योरी में, आपके प्रिंसिपल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसीलिए कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। रूपांतरण को शामिल करना चाहिए। भाई लगे कि अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आ रहा है तो तुरंत टेक्निक को बदलिए, तुरंत प्रिंसिपल्स को बदलिए, तुरंत विधि दूसरी लगाइए। इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है आपके सामने। सामाजिक संरचना के 3 तत्वों में से एक दूसरा तत्व आ जाता है, संरचनाएं रूपांतरण को सम्मिलित करता। तीसरा और लास्ट, संरचनाएं भविष्यवाणी संभव बनाती हैं। संरचनाएं भविष्यवाणी को क्या करती हैं, संभव बनाती हैं। देखो कहने का आशय क्या होता है, मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी, मान लीजिए कोई अगर बच्चा है ADHD का, सपोज ADHD, अटेंशन डिफिसिट हायर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी जो है डिफिसिट। कहने का मतलब यह है, अगर मैं यहाँ पे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात आप लोगों से कर रहा हूँ, तो मेरा आशय यहाँ पर यह है आप लोगों से कि इस बच्चे में जब आपने टेक्निक लगाया है, मेथड्स लगाया है, तो ये ज़रूर आने वाले समय में उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा, परिवर्तन उसके बिहेवियर में 110% होगा। अगर आपने सही तरीके से टेक्निक और प्रिंसिपल्स लगा कर उस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने परिवर्तन कर दिया। तो उसी तरीके से समाज में भी अगर कोई मान लीजिए असामाजिक व्यवहार हो रहा है या असामाजिक गतिविधि हो रही है और उस पर आपने कोई विधि टेक्निक वगैरह लगाया है, तो ये आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उनकी संरचनाओं में भी परिवर्तन हो सकता है। आप इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के आधार पर कहेंगे हम, बस। बाकी ये किताब है, इस किताब को छोड़िए, किताब से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, जब इनसे सवाल बनता है तो कुछ विद्वानों का नाम याद रखिएगा। G.H. मीड, जॉर्ज मीड, C.H. कूले, चार्ल्स हर्टन कूले, देन F. टोनीज, फ्रेडरिक टोनीज का नाम, ठीक है। ये 3 विद्वान। और समाजशास्त्र के आधार पे अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे सोशल वर्क को भी टच करते हैं, इसके आधार पे ही तो कुछ विद्वान और भी हैं जो उनके साथ रिलेट होके आते हैं। तो ये 3-4 ऐसे विद्वान हैं, जो 3 विद्वान मैंने बताया है G.H. मीड के बारे में, एंड क्या नाम है, समनर हो गए, और आपका C.H. कूले हो गए, और F. टोनीज हो गए। ये ऐसे विद्वान हैं, प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग क्वेश्चंस में आते रहते हैं बराबर। तो जब मैं इन मीड के बारे में बात करता हूँ तो इनकी भूमिका कहाँ पर बनती है, ये व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराओं के अंतर्गत जॉर्ज हर्टन या हर्बर्ट मीड महोदय दार्शनिक, समाजशास्त्री और समाजकारी के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से इन्होंने एक अपनी अहम भूमिका निभाया है। इनका मुख्य रूप से अगर कोई कहीं संबंध अगर देखने को मिलता है, G.H. मीड का मुख्य रूप से अगर कहीं पर इनका संबंध देखने को मिलता है तो वो शिकागो विश्वविद्यालय से मिलता है, शिकागो विश्वविद्यालय से मिलता है।
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रतीकात्मक, आप सभी लोगों ने सुना होगा एक शब्द प्रतीकात्मक सिद्धांत। मुझे याद है कि आप लोग को मालूम होगा, जी इसके बारे सर। में मैंने आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ आपको। जी सर, इन्होंने ही दिया था। हाँ, प्रतीकात्मक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के प्रतिपादक में से अगर किसी विद्वान का नाम सबसे सर्वोच्च रखा गया है, सबसे शीर्ष पे रखा गया है, तो वो रखा गया है हर्बर्ट मीड का नाम। ठीक है। इनके अधिकांश कार्य सामाजिक क्षेत्र के भीतर स्वयं और दुनिया को निष्पक्षता के विकास पर केंद्रित होते हैं। ये ठीक है, ये बात याद रखने वाली चीज़ है। यहाँ तक कि मीड महोदय ने जब भी अपनी बातों को जिक्र किया, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में स्व की धुरी बनाकर प्रतीकात्मक संबंध के ताने बाने से बुनते हैं। आपको मालूम, ताना बाना का अर्थ होता है नेटवर्क, है ना, नेटवर्क होता है ताना बाना का अर्थ। तो कहने का आशय है कि इन्होंने एक किताब लिखी, मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम भी होगा इनके बारे में। किताब का नाम था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। सुना है प्लीज? जी जी सर सुना है। जी, अगर आपने 90 सुना है तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं यहाँ बात करता हूँ इस किताब के बारे में, किताब का नाम माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस प्रक्रिया में जब भी बात होती है तो 1934 में इन्होंने एक किताब के रूप में ये प्रस्तुत किया और कहा कि मैं और मुझे, मैं का मतलब आई, मुझे का मतलब मी। बात को समझिए, मैं और मुझे, मैं और मुझे, इन दोनों के बीच एक शब्द की उत्पत्ति होती है। एक शब्द की उत्पत्ति होती है, वह शब्द है सेल्फ। क्या है वो शब्द? स्वयं, सेल्फ। हाँ। तो मैं और मुझे के सिद्धांत पर, एक बार सुनिए, मैं और मुझे के सिद्धांत पर या सिग्निफाइड अदर के सिद्धांत के आधार पे, किसके फाइड, देखो सिग्निफाइड यहां पे लिखिए, सिग्निफाइड अदर के आधार पर, ठीक है, बात को समझिएगा, उस सिद्धांत के आधार पे अपना सिद्धांत विकसित किया। और इन्होंने प्रमुख अवधारणाओं के आधार पे अपने मत का विस्तार करते हुए इन्होंने भूमिका ग्रहण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सुनते जाइए, कहीं नया नया शब्द मिल रहा है आप लोगों को। भूमिका ग्रहण का सिद्धांत, परीक्षा में यही अगर सवाल आता तो आप कहते भैया ये तो कहाँ आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। भूमिका ग्रहण का सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया है। भाई यही अंतर होता है कि ऑनलाइन क्लास जो बच्चे ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यही अंतर है आप और उनमें। ठीक है, तो भूमिका ग्रहण का सिद्धांत की जब मैं बात करता हूं तो ये नाम G.H. मीड का नाम आता है। बाकी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी सभी लोग जानते हैं, आई, मी सब जानते हैं, स्वयं का बात होती तब भी सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, तो एक शब्द इन्होंने कहा, थोड़ा सा सुनिएगा बड़ा ध्यान से। कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया व पारस्परिक प्रभाव है जिसमें मनुष्य अंतः उत्तेजना और प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर डालता है। ये विचार था उसके अंतर्गत। हालांकि मेरी क्लास आप लोगों के सारी चीज़ों पर हो चुकी है, फिलहाल मैं आप लोगों को एक ओवरव्यूज दे रहा हूँ बस लास्ट टाइम में। उसके बाद देखिए इन्होंने कुछ किताबें वगैरह के बारे में जिक्र किया। टूवर्ड्स ऑफ थ्योरी ऑफ द फिलोसफिकल की बात करते हैं तो डिसिप्लिन करके सन 1900 के दशक में, और ये किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव मस्ट सोशोलॉजी हम बात करते हैं, ठीक है। प्रिंस पॉप्स करके किताब आई, ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, 1990 की दशक में आई और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द सोशल सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट बन सकती है 1913 IMP के रूप में, इसको रख लीजिए। द नेचर ऑफ द पास्ट की बात करते हैं 1921, ये भी आप थोड़ा सा रख लीजिए पॉइंट के रूप में, इंपॉर्टेंट के रूप में। और माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी वेरी वेरी मोस्ट, यहाँ पे डबल स्टार में लगा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और कैरस लेक्चर इसको हटा दीजिए, 1930 की हटा दीजिए। द फिलोसफी ऑफ द प्रेस की आप बात करते हैं, इसको भी हटा दीजिए। ये तो भाई मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस पर आप 3 स्टार आप लगा लीजिए। अगर बात करते हैं द फिलोसफी ऑफ द एक्ट की बात करते हैं 1938 में, ठीक है, हटा दीजिए इसे भी, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये जो मैंने बताया आपको मेन चीज़ें, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
कार्ल मैनहेम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा, किताबों को लेकर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा इनसे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा बात करना मैं उचित समझूंगा। देखिए, कार्ल मैनहेम का नाम मैं बता दूं, ये जर्मन समाजशास्त्री विद्वान है और मैं आपको बता दूं कि ये सोशल वर्क में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मैनहेम प्रसिद्ध एक पुस्तक इनकी आई थी, जो थी, किताब का नाम था आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। यूटोपिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हरियंत की किताब होगी आप सभी के पास ना, तो आप वहाँ पे जब प्रकारवाद की टॉपिक खोलेंगे अवधारणा को लेकर, तो वहाँ पे आप देखेंगे यूटोपिया शब्द मिलेगा आपको। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक। क्या होता है? कल्पना लोक। अब यूजीसी नेट भैया हिंदी का समझो ज्ञाता है, वो हिंदी मीडियम के लिए है ना, तो कल्पना लोक बताइएगा। तो कहने का आशय मेरा ये है कि यह आया 1929 में। 1929 में ज्ञान के समाज विज्ञान की इसने नींव रखी थी, है ना। मानसिक एक प्रकार से कल्पनाओं को लेकर जिक्र करते थे ये। मैनहेम मार्क्सवादी ढांचे से अलग हट करना एक विचार रखा कि यह सत्य है कि मनुष्यों का ज्ञान उसके सामाजिक अस्तित्व पर आधारित होता है। बस यही बात ध्यान रखिए केवल। विचार ये रखा था कि ये सत्य बात है कि मनुष्य का जो ज्ञान है ना, उसके सामाजिक अस्तित्व पर आश्रित है। आश्रित का मतलब क्या है? निर्भर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत कल्पना लोक का मतलब जानते हैं? मैं बता दूं थोड़ा सा यूटोपिया के बारे में, बताइए। जी सर बता दीजिए। यह एक ऐसा मैडम मिथ्या ज्ञान है, कल्पना लोक। यह एक ऐसा मिथ्या ज्ञान है जो वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानता है, उसे बदलने की प्रेरणा देता है। मिथ्या ज्ञान है, वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानने लगता है, बदलने की प्रेरणा देता है और ऐसे काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिन्हें यथार्थ की धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। खाली पुलाव पकाना। व्यक्ति कोई काम कर रहा है ना, और कहीं किसी और दुनिया में खोया हुआ है, भाई ये हो जाए मेरे पास, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, इस तरीके की चीजें कल्पना कर रहा है। ये यूटोपिया है। ये क्या है? यूटोपिया है। तो यही कहने का मेरा जो है आशय है आप सभी लोगों से, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। काल्पनिक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है कल्पनालोक, और जो बेसिकली वर्तमान की व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसके बदलने की बात कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है आपको कि जो अभी वर्तमान में हो ना उसको बदल दो, अब जो दुनिया, दूसरी दुनिया में जहाँ पे हो वहाँ पर आ जाओ, उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इसलिए ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन आप यहाँ आपके मन में एक बात और आ रही होगी, वो भी कार्ल मार्क्स का, और वो आ रहा होगा मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना, हाँ सर, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चेतना उसी का ही है ना। हाँ, अब सुनिए, अब आप यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान के रूप में दी गई विचारधारा को परिभाषित करने वाला विद्वान था, वो था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया? वर्ग का विभाजन कर दिया था। भाई वर्ग विभाजन, वर्ग संघर्ष किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स का है। तो इसने बोला कि भावी समाज को चित्रित करते हुए कहा कि वर्ग विहीन समाज के रूप में कोई क्रिया अगर हो रही है, वर्ग विहीन समाज, तो वर्ग विहीन समाज कोई अगर क्रिया रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका मतलब है कल्पना लोक है, वो कल्पना लोक से जुड़ा हुआ है, वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ग विहीन क्या होता है, वर्ग विहीन का तात्पर्य क्या होता है? तो मेरा कहने का आशय ये है कि वर्ग विहीन समाज का मतलब है ऐसे समाज से जिसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी सामाजिक वर्ग में नहीं होता है, वो वर्ग विहीन है। कहने का आशय यही है। तो वर्ग विहीन समाज वह समाज है जिसमें कोई भी व्यक्ति वर्ग समाज की तरह किसी सामाजिक वर्ग में पैदा नहीं होता है। धन, आय, शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक नेटवर्क के भेद उत्पन्न हो सकते हैं और ऐसे समाज में केवल व्यक्तिगत अनुभव और उपलब्धि से ही निर्धारित हो सकते हैं। ये मिथ्या चेतनाएं हैं। ये सब बेसिकली मिथ्या चेतना का मतलब एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने वाला जो शब्द होता है ना, वर्ग विहीन होता है वो।
क्लासलेस सोसाइटी होती है, और उसी क्रिया में मिथ्या चेतना कार्ल मार्क्स का शब्द रिलेट हुआ था। बताइए, स्पष्ट है? जी सर। अरे भाई अब तो बोल दो कुछ। जी सर जी। हाँ, अब देखिए यहाँ देखो, मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग एक किताब है, 1922-24 में आया, रख सकते हो। बाकी इसको कंजर्वेटिव हटा दीजिए, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑफ नॉलेज, इसको हटा दीजिए। आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया रख लीजिए 1919 में, IMP के रूप में रख लीजिए इसको। सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन हटा दीजिए। मैन एंड सोसाइटी को हटा दीजिए, ठीक है, इसको भी। फ्रॉम इसको भी हटा दीजिए, कार्ल मैनहिम का नाम, ठीक है, इनको हटा दीजिए। बस आगे बढ़िए। अल्फ्रेड सूटेज का नाम, ठीक है, अब इसको हटाइए, छोड़िए, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम, ठीक है। अब मैं इससे पहले आप लोगों को कुछ और अलग चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो आप सबके लिए थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और भी चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है। चलते हैं आगे, और भी चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए एक बार, समाज कार्य के मूल्य और अमूर्त ज्ञान अमूर्त साधन के रूप में, मैंने शायद अभी आपको बताया है, आई थिंक। समाज का मूल्यों एवं हर्बर्ट विष्णु। साधन के साधन स्वरूप में किसने समझा है? स्वरूप में विष्णु का नाम किसने बताया अभी, ठीक है। समाज कार्य के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। समाज कार्य बेसिकली एक गत्यात्मक कार्य है, वो गेशल क्या नाम है, गेशल कोनफ्का का नाम आ जाता है। गत्यात्मक कार्य में कोनफ्का कह रहा हूँ, उसका नाम आएगा ना बीजी खेर का। समाज कार्य क्या है? समाज कार्य एक गत्यात्मक है, और गत्यात्मक डायनेमिक है ना, डायनेमिक कार्य। और गत्यात्मक कार्य को किसने बोला है? तो आप भी लोग बता सकते हो, बीजी खेर का, बीजी खेर का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, बीजी खेर का, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, समाज कार्य कला और विज्ञान है। समाज कार्य क्या है? कला और विज्ञान है। किसने बोला ये समाज कार्य कला और विज्ञान है? अरे भाई बोलो तो सही। फ्रीडलैंडर, जल्दी बोलो, इतने तो बोल सकते हो। उसके बाद समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है, प्लीज। समाज कार्य नैतिक मांगों पर, और नैतिक मांगों का मतलब आप सबको पता है, कोनफ्का का नाम आता है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, नैतिक तर्कणा शब्द एक आता है, नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा शब्द आता है। और नाम किसका? लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है आप सब। आगे बढ़ेंगे, और भी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, समाज कार्य की प्रक्रिया में हमारे सामने एक शब्द आता है, एकीकृत समाज कार्य, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क। सुना होगा आप लोगों ने तो भली भांति तरीके से, बोलिए। एक सवाल आएगा इससे, और ध्यान से सुन लीजिए इसी को, एकीकृत समाज कार्य, एक सवाल आएगा। समग्र सामाजिक कार्य की अवधारणा से प्रेरित होकर एक व्यक्ति के लिए व्यवस्थित, समर्थन पर आधारित, आधारित है, ये समर्थन पर आधारित एक मॉडल तैयार करता है, ठीक है। तो अक्सर जो एकीकृत सोशल वर्क होता है ना, वो व्यक्ति केंद्रित होता है, जहां अर्थ बनाता है क्लाइंट के शारीरिक, भावनात्मक, सामुदायिक और आध्यात्मिक भलाई को लेकर।
तो समग्र सामाजिक कार्य की अवधारणा को प्रेरित करके या होकर एक व्यक्ति के लिए व्यवस्थित समर्थन पर जो आधारित एक मॉडल है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका एकीकृत समाज कार्य। ये आपको ध्यान रखना है। समाज कार्य करने का तरीका होता है किसी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता तरीके से कौशल और बेस्ड पर जब आधारित होता है तब हम उसे कहते हैं भैया ये समाज कार्य है। तो काम करने का तरीका यही होता है कि वैज्ञानिक ढंग से करिए, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से करिए, कौशल पर बेस्ड होना चाहिए, सिद्धांत पर बेस्ड होना चाहिए, उपकरण पर बेस्ड होना चाहिए, संसाधन पर बेस्ड होना चाहिए। अगर इस पर कार्य है तो इसका मतलब है कि समाज कार्य है। एक होता है अनप्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो जिन लोगों ने MSW नहीं किया है उन लोग करते हैं समाज कार्य, तो वो समाज कार्य नहीं करते हैं, वो समाज सेवा करते हैं। और समाज सेवा के जो मीनिंग होता है वो स्वेच्छा से होता है। तो ध्यान रखिएगा एक कीवर्ड, समाज सेवा जो होता है अनप्रोफेशनल लोगों में अगर हम बात करते हैं तो वह शब्द आएगा स्वेच्छा से, स्वयं के स्वेच्छा से। मतलब स्वयं के स्वेच्छा का मतलब क्या था? अपने स्वतः, ठीक है, स्वयं के स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब मन करेगा तो भैया करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, कंपलसरी नहीं है। क्यों भाई सिराज, इस बात से सहमत हो? अरे भाई होना चाहिए। सिराज क्लास से गायब। और बताइए कोई, मैं ही क्लास से गायब हूँ? क्लास से आवाज आ रही नहीं जा रही मेरी आवाज? नहीं सर, है सर, मोबाइल में बहुत स्लो काम कर रहा है। अच्छा मोबाइल स्लो काम कर रहा है, ओके चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मोबाइल ठीक कर लेना आप, है ना? अब एग्जाम के बाद सर। अच्छा एग्ज़ाम के बाद, चलो कोई बात नहीं। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर जो है ध्यान में रखनी होगी। ये आप सब के लिए था कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज़ आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समाज सेवा हो गया आपका और समाज कार्य हो गया। उसके बाद देखिए आप सबको बताता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा पार्लियामेंट का नाम, मुझे उम्मीद है सब लोग जानते हो पार्लियामेंट। जब मैं H.H. पार्लियामेंट की बात करता हूँ तो H.H. पार्लियामेंट इतना फेमस पर्सन है कि आप पूछिए मत। एक तो ये एक बार आएगा कहेगा कि समस्या समाधान का आप उपागम बता दीजिए भैया। चलो ठीक है भैया, समस्या समाधान का उपागम बता दिया मैंने। समस्या समाधान का उपागम जब इस अप्रोच की बात किया तो उसने बात किया 1957 में, यही बात खत्म नहीं। इसने उसके बाद 4 P's दे दिया और 4 P's में सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? पर्सन, उसके बाद प्लेस, उसके बाद प्रॉब्लम, प्लेस के बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद प्रोसेस। क्या हो जाएगा आपका? प्रॉब्लम प्लेस प्रोसेस होगा ना? कहाँ से बोल रही हो? फोन से ही बोल रही हो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे बोल रही हो? आवाज़ इतनी स्लो आ रही है, थोड़ा क्लास में आके बोलो। सर पर्सन की बात प्रॉब्लम होगा ना सर? अच्छा आप कह रहे हो व्यक्ति समस्या, यहाँ सही कह रहे हो। यहाँ पे नोट करो, सबसे पहले आएगा व्यक्ति पर्सन, दूसरा आएगा समस्या प्रॉब्लम, तीसरा आएगा स्थान, चौथा आएगा प्रक्रिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था और यही ऑप्शन सही है। लग नहीं रहा था मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया था थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा था ऐसा कि मैं रुक गया था। तो ये आपका सत्य है, ये ऑप्शन दैट इज राइट, इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्रम होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए। अगर होगा तो आप सही तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। अभी देखिए इनकी बात समाप्त नहीं हुई है, अभी भी इनकी बात समाप्त नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि निदान के ना 3 प्रकार होते हैं। निदान के कितने प्रकार होते हैं? 3। बता सकते हो क्या? पार्लियामेंट के निदान के 3 प्रकार बताइए। डायनेमिक, क्लिनिकल, एटियोलॉजिकल। ओके, जो आपने यहाँ पे बताया, जी सर, जी बताइए। निदानात्मक, उपचारात्मक। हाँ, जैसे अभी देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्लास में मैंने आपको केसवर्क जब पढ़ाया था वहाँ पढ़ाया है। तो हमारे सामने एक आता है क्लिनिकल, एक आता है क्लिनिकल, एक आता है गतिक,
अरे क्या हो रहा है ये, एक आता है गतिक और एक होता है विज्ञानात्मक। ये एच पल्लमैन के निदान के बेसिकली क्या हैं, प्रकार हैं। निदान के क्या है, प्रकार है। अब देखो इनको और भी नाम से जानते हैं, है ना। क्लिनिकल डायग्नोसिस तो हो ही जाएगा ये आपका, है ना। और एक आपका इटियोलॉजिकल हो जाएगा, इटियोलॉजिकल हो जाएगा। और एक आपका गतिक मतलब गतिशील हो जाएगा। गतिक का मतलब गतिशील हो जाएगा। अब सुनिए, जो क्लिनिकल निदान होता है ना भाई, इस प्रकार का निदान क्लाइंट की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक बनावट पर केंद्रित होता है, मनोवैज्ञानिक बनावट पर। इसमें क्लाइंट के मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों की पहचान करना होता है। और एक होता है आपका गतिशील। ये ना इस प्रकार का निदान होता है कि क्लाइंट की वर्तमान स्थिति और उसके कामकाज के तरीके, मतलब उसका करंट लेवल या करंट स्तर जाना जाता है, वर्तमान स्थिति। और एक होता है इटियोलॉजिकल, हेतुकी भी, इसे क्या बोलते हैं, हेतुकी भी बोला जाता है और इसी को ही विज्ञानात्मक भी बोला जाता है। इस प्रकार का निदान जो है क्लाइंट की समस्या के कारणों पर केंद्रित होता है। बताओ, क्लाइंट की समस्या के कारणों पर केंद्रित होता है। देखो मैंने आप सबको बता रखा है, इसकी पीडीएफ वगैरह मिल गई है आप लोगों को, मैं दे चुका हूँ पहले भी। अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपका पल्लमैन अभी भी समाप्त नहीं हुआ। पल्लमैन, हेलन होरिस पल्लमैन अभी भी समाप्त नहीं हुआ। इसने 1957 में अ सोशल केस वर्क अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट दिया। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। दूसरा एक शब्द आता है इसका दूसरा एक शब्द आता है रिलेशनशिप। द हर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल। एच पल्लमैन का नाम है ना, याद रखने वाली बात, 1979 में। और एक लास्ट परसोना लैटिन भाषा है पर्सनालिटी का। इसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब। लेकिन यहाँ पे परसोना एक शब्द है जो सोशल रोल एंड पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। कौन? एच पल्लमैन। कब? 1968 में। ठीक है, बस इसके लिए आज तक यहीं पर रखिए आप लोग। ठीक है, अभी आधे घंटे बाद मैं फिर आप लोगों की क्लास लूँगा, है ना। ज़्यादा ऊपर वाला क्या है सर? सर ये रिलेशनशिप क्या लिखे हैं आगे? रिलेशनशिप द हर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल। ठीक है, क्या हो गया भाई? हाँ वो सर नेक्स्ट न्यू सेशन से सर स्लेट पेन सर चेंज कर लीजिएगा सर। हाँ सारा चेंज कर देंगे, धीरे धीरे कर तो रहे हैं। कल तो दिखाया भी था आपको, माइक वगैरह भी करवा दिया है, सब चीज़। नया सेशन से सर सब समाप्त, सब जो पुराना वाला है सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सब सर। नया करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे, है ना। सब कुछ। आप बस पुराने रहिएगा सर। नहीं, हम तो रहेंगे, ये है ना, बहुत करेंगे। एक आध मैडम की क्लास एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, मैडम की भी क्लासेस कर देंगे और हम तो रहेंगे ही रहेंगे। एक क्लास उनको भी करेंगे, क्योंकि 3-4 क्लास लेने में और भी जानते हैं 6 क्लास हो जाती है दिन भर में मेरी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं भी थक जाता हूँ चिल्लाते है ना, एनर्जी लॉस होती बहुत, है ना। चलिए, यहाँ पर बच्चे